हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास के बारे में। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा था। हाँ, और इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए पहले इसी को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को। चलिए पुट हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इट स्टेट्स दैट the rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of the reactants यानी किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शंस पे कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर a general reversible reaction ए बी और ए रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं। एक जनरल यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, हमने किसी पार्टिकुलर रिएक्शंस को डिस्कस नहीं किया। ये जनरल रिएक्शंस हम लोगों ने एक्टिव मास पढ़ लिया है। तो यदि हमें एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखना हो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसा। ठीक, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी तो स्क्वायर से लिख देंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। राइट। अब क्या करते हैं, इस मान लेते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको आर एफ लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस वन इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन को इस रिएक्शंस पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, on this reaction. So therefore according to this, RF rate of forward reaction is directly proportional। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ दो रेट ऑफ रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट्स है, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट्स है। द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इसके लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे एक ये हो गया आर, ये आर एफ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर
के एफ मोलर एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 1। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर अप्लाई करते हैं, यहाँ क्या होंगे, एंड RB is directly proportional, RB is directly proportional to, यहाँ से लिखते हैं RB is directly proportional to एक्टिव मास, यहाँ इसके के लिए एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स RB के लिए C और D, तो एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। और यहाँ से क्या हो गया, RB प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, KB C एंड D, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ये RF और RB, KF और KB जो हमने यूज किया है वो क्या है, एक रेट कांस्टेंट है। तो वेयर KF, ठीक है, इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and KB is rate constant of backward reaction। अब हम लोगों ने देखा था कि जब रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इनिशियली ज़्यादा होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड इनिशियली कम होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं, डाटा स्टेट इक्वल इक्विलिब्रियम स्टेट। तब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, तो नाउ इन इक्विलिब्रियम, यदि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो क्या होंगे भाई, RF इक्वल टू RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और RF इक्वल टू आपने क्या निकाला है, KF इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू KB इंटू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। और यहाँ से हम लोग ऐसा करें, KF बाई KB करते हैं, KF बाई KB दैट इज इक्वल टू C D देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। अब देखिए KF बाई KB ये क्या है, एक कांस्टेंट है। अब यहाँ मान लेते हैं इफ इसके लिए इसके जगह पर कोई एक दूसरा कांस्टेंट यूज करते हैं, KC इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, एट अ कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, एज अ कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज ए कंसंट्रेशन KC, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 से क्या होगी, तो फिर से यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, therefore KC equilibrium constant equal to molar concentration of C, molar concentration of D divided by molar concentration of A divided into molar concentration of B, इक्वेशन नंबर 4। अब हमारा इक्वेशन देखिए, इन सभी पे पावर कितना है, 1 1 1 1 1 पावर से रेज किया जा रहा है, और इक्वेशन आपका क्या था, A प्लस B गिव्स C प्लस D, इन सभी का मोलर कंसंट्रेशन देखिए तो सभी का 1 है, यानी इसके जो मोलर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के या जो प्रोडक्ट के, वो उसके पावर में आ जाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारा क्या हो गया, कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा इसको कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप देखिए ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए। तब आप इसके आधार पर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे यदि आपकी इक्वेशन ऐसा हो जाए N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। इसके लिए कैसे लिखना है, देयरफॉर Kc इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएंगे, यह क्या है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, तो यहाँ देखिए अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन। पावर में क्या आते हैं, यहाँ एक ही है तो एक ही लिखेंगे, यहाँ दो रहता तो दो आता, तीन रहता तो तीन आता, एक ही है तो एक ही है। अब इसमें देखिए इसके मोलर कंसंट्रेशन यहाँ कितने थे, 1 थे, इसमें कितने मोल्स थे, 1 थे, इसमें कितने, 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए कितने हैं, 1, तो नीचे हो जाएगा N2 टू द पावर 1, यहाँ H2 टू द पावर 3, और इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिए। नेक्स्ट और भी एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे दूसरा आपके पास ऐसा हो PCl5, ये डिसोसिएट होकर बना रहा है PCl3 और Cl2, तो इसके लिए कैसे इक्वल टू लिखना है, देखिए प्रोडक्ट का यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 रेज टू द पावर 1, molar concentration of Cl2 raised to the power 1, and molar concentration of PCl5 also raised to power 1, that is Kc। आता है समझ में। एक और जैसे 2HI, ये डिसोसिएट होकर के H2 + I2 बना रहे हैं, तो इसके लिए Kc आप लिखिए, तो Kc इक्वल टू यहाँ से देखिए H2 molar concentration of hydrogen raised to the power 1 and iodine also raised to power 1 and molar concentration of HI raised to power 2। शायद आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से लिखना सीख गए होंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह हम लोग किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद आप लोग ने इसको लिखना सीख लिया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं Kp एंड Kc। Kp एंड Kc क्या है और इनमें क्या रिलेशन होता है। तो पहले सीखते हैं Kp क्या है और Kc क्या है। तो अभी हम लोगों ने ये सीखा कि Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration, or it is used only for solid phase और लिक्विड फेज रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन सॉलिड फेज में हो रहे हैं, गैस फेज में हो रहे हैं, उसके ही मोलर कंसंट्रेशन को Kc के टर्म में हम लोग उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यदि अब आइए Kp देखते हैं। तो जब यदि कोई गैस फेज रिएक्शन हो तो उसके मोलर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, in terms of partial pressure, तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में नहीं, और ये इट इज यूज्ड फॉर गैस फेज रिएक्शंस, ये गैस फेज रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब ये ऐसा सोच रहे होंगे, शायद किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि गैस के लिए दूसरा क्यों जरूरत है,
इसलिए कि गैस के लिए उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं, देखते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर क्या है। तो चलिए पार्शियल प्रेशर देखते हैं। पार्शियल प्रेशर, जैसे हमने माना कि एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में हमने 2-3 गैसेस ले रखी हैं, मान लिया ए है, बी है, सी है, 3 गैसेस हमने ले रखी है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें ये सारे गैसेस नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, नहीं तो ये सारे मिल करके कंपाउंड बना लेंगे, अलग से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। इसके लिए ये सारे गैसेस, हाँ, ऑल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो ये सारे गैसेस हैं, सब इधर उधर घूम रहे होंगे इसमें। मान लेते हैं इसका Na मोल आपने लिया, इसका Nb मोल लिया और इसका Nc मोल आपने ले रखा है। तो ये गैसेस जो है वो सभी टोटल मोल्स इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, तो यानी Nt टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड बी इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc। इस कंटेनर का वॉल्यूम यदि V हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसकी वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा तीनों मिल करके, कुछ एक इसका भी प्रेशर होगा, किसका भी प्रेशर, इसका। मान लेते हैं ये गैस मॉलिक्यूल की प्रेशर है Pa, इस गैस मॉलिक्यूल की प्रेशर है Pc, इसकी प्रेशर है Pb, ठीक है। तो ये Pa, Pb, Pc, तो टोटल प्रेशर कितने हो गए, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस Pc। अब यहाँ देखिए ये जो Pt हो गया वो टोटल प्रेशर हो गया, लेकिन अब यहाँ पर एक गैस, किसी एक ही गैस का प्रेशर, जैसे Pa का इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इंडिविजुअल गैस C का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ C, इंडिविजुअल गैस B का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और जब इसको ऐड कर देंगे तो उसको कहेंगे टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। हम लोगों ने गैस इक्वेशन पढ़ रखा है, आइडियल गैस इक्वेशन Pv इक्वल टू nRT होते हैं। तो Pv इक्वल टू nRT से पार्शियल प्रेशर, यानी जो कोई भी इंडिविजुअल गैस जितनी प्रेशर को एक्सर्ट करती है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। फॉर आइडियल गैस या फ्रॉम आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, from ideal gas equation PV equal to nRT। मान लेते P टोटल है, NB टोटल है, RT तो कांस्टेंट है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर गैस A, B एंड C, आप किसको ऐसे लिख सकते हैं, PC वॉल्यूम तो वही है इक्वल टू NCRT। For gas B, PBV equal to NBRT. For gas C, PCV equal to NCRT. Equation 2, equation 3 and equation 4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 3 को इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नाउ ऐसा लिखते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो यहाँ हो जाएगा PCYV डिवाइडेड बाई PTYV इक्वल टू NCRT डिवाइडेड बाई NTRT। यहाँ V कैंसिल,
आर 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 टी ए कैंसिल, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, और यहाँ से पी सी इक्वल टू एन सी बाई एन टी इंटू पी टी। तो दिस पी सी इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पी, गैस सी। और ये पार्शियल प्रेशर, ये एन सी डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी। तो दिस देयरफॉर दिस कैन बी रिटेन एज partial pressure of C individual gas that is equal to mole fraction of that C यानी XC into total pressure exerted by gaseous mixture। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। फॉर गैस C सिमिलरली for gas A PA it will be equal to XA into PT, and for gas B it can be written as PB equal to XB into PT। इन दिस वे हम लोगों ने ये सीखा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, फिर केसी क्या होता है, फिर हमने ये सीखा केपी क्या होता है। तो केपी केसी में दोनों में केपी और केसी के बारे में सीखने के बाद अब हम लोग ये सीखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो हम लोगों ने अच्छी तरह केपी के बारे में सीखा, केपी क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी क्या, यहाँ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है और इट इज यूज्ड ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस, while Kc is said to be equilibrium constant in terms of concentration and it is used only for solid or liquid phase reactions। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने सीखा पार्शियल प्रेशर क्या है। तो यदि गैसियस मिक्सचर हो आपके पास, यदि, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो गैसियस मिक्सचर नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। तो नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर्स हो, ठीक है, तो वो क्या होंगी, उसे आप देखेंगे कि उनकी जो इंडिविजुअल गैस की जो प्रेशर एग्जर्ट होगी वो उस गैसियस मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। जितना वो गैसियस मिक्सचर प्रेशर को प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसके रेस्पेक्ट में प्रेशर एग्जर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इज सेड टू बी पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स टू ऑल।